जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 2 अप्रैल 2024 को आप सभी का क्लास 7 का गणित यहाँ पे विज्ञान का फाइनल एग्जाम है और हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट की सेट 3। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 भी करवाए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, और सेट 3 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। जो ज़्यादा रिपीट हुआ है क्लास 7 के फाइनल एग्जाम हाफ ईयर एग्जाम में, वही प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो आपके एग्जाम में ये प्रश्नों में से जरूर आएगा। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप नए हो भारतवर्ष क्लासेस पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर वाले प्रश्नों को सीधा लिखवाया है, उसका आंसर आपको याद कर लेना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? विकल्प दिया गया है आयोडीन, यहाँ पे याद रखना है, विकल्पों को मैंने हटा दिया है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, सीधा याद रखेंगे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। दूसरा प्रश्न है, किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? तो याद रखेंगे रुक्षांश, रुक्षांश में पोषक मूल्य शून्य होता है। सीधा प्रश्न और उसका आंसर नोट करके चलिए, याद रखने में आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है? तो यहाँ पे याद रखेंगे वाष्पन के बाद संघनन, वाष्पन के बाद संघनन बादल बनने में ये शामिल है। चौथा प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन करने के पराक्रम को क्या कहते हैं? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन करने के पराक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं बच्चा? वाष्पीकरण कहते हैं। इसका आंसर आप याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार सा आपका यहाँ पे है। 5वां प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परिध को क्या कहलाती है? पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की परिध है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें सीधा याद रखेंगे वायुमंडल, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में 5 परत होते हैं, याद रखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल मंडल। याद है बच्चा, बहुत अच्छा। 6ठा प्रश्न यहाँ पे है, गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। आपने सुना होगा कि जो पेट्रोल में आग लगती है, जो तेल में आग लगती है, उसे हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए और ऑक्सीजन गैस आग जलाने के लिए सहायक होती है। इनमें से तना का मुख्य कार्य क्या नहीं होता है? तो तना प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य नहीं करती। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य वृक्ष के पत्तियों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 9वां प्रश्न है, पुष्प का मादा, यहाँ पे मादा हो गया लेकिन ये मादा होगा। पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। नोट कर लीजिए, पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, और जो नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। 10वां प्रश्न, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। 11वां प्रश्न, कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी 1 नंबरिया नोट कर लीजिए बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। 11वें का सही उत्तर निस्यंदन होगा। चावल से कीड़े किस विधि से अलग करते हैं? तो निस्तारण विधि द्वारा चावल से कीड़े को अलग किया जाता है। 13वां प्रश्न, मानव खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो मानव खोपड़ी में हिंज संधि पाई जाती है। बिल्कुल बच्चा, सब्जेक्टिव भी करेंगे, अभी आप 1 नंबरिया सब नोट करते चलिए। सर्प किस अंग से गति करता है? तो संपूर्ण शरीर से। सर्प हो गया, केंचुआ हो गया, ये सभी संपूर्ण शरीर द्वारा गति करते हैं।
कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? कंधे में कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। 16वां प्रश्न, मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? तो मानव कंकाल में 206 अस्थियां होती है। अस्थियां यानी हड्डियां। यहाँ तक आपके हो गए 1 नंबरिया। अब चलिए 2 नंबरिया 3 नंबरिया में जो आएगा उसे हम देख लेते हैं। अगला है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो अनुक्रमीय परिवर्तन के बारे में बतलाना है। तो देखिए अनुक्रमीय परिवर्तन क्या होता है कि एक बार वस्तु में परिवर्तित हो जाए तो पुनः पहले जैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, कील में जंग लगना, पेपर का जलना, रोटी का सड़ना, ये सभी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है। 18वां प्रश्न, चंद्रमा द्वीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु? तो चंद्रमा अदीप्त वस्तु में है। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। 19वां प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट करिए, पारदर्शी। लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। ठीक है। और चीज़ों का नोट कर लीजिए, जैसे समय का मानक मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। विटामिन और कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर है विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, यानी व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नोट करिए कुछ और चीज़ें, विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया। विटामिन डी सूर्य को, यहाँ पे विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। कुछ जंक फूड के नाम लिखें। जंक फूड क्या है? जंक फूड वैसे खाना है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी फास्ट फूड है सभी यहाँ पे जंक फूड होते हैं। 23वां प्रश्न, सूखा क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो देखिए नोट कीजिए, लिखेंगे जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा या सुखाड़, यहाँ पे लिखेंगे सुखाड़, जिसे सूखा या सुखाड़ कहते हैं। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। 24वां प्रश्न, जल बचाने के लिए आप कौन कौन से आसान उपाय कर सकते हैं? तो पहला वर्षा जल संग्रहण, दूसरा टपकती नलों की मरम्मत, तीसरा पानी का पुनः उपयोग। अगला प्रश्न है, जल में मिट्टी डालने पर पानी से वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? तो यहाँ लिखेंगे मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और उन कणों के बीच जो खाली स्थान रहता है उसी में वायु रहती है। जब जल इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है तब वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है बच्चा, आप 2 से 3 बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिए या फिर 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको स्वयं ही याद हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो श्वास लेना, आग जलना, पवन चक्की घूमने, पंछियों का उड़ना, नाव चलना। विसर्पी लता और आरोही लता में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी सेट में करवाया है, आप उस सेट को देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उपास्थि किसे कहते हैं? कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो अस्थि जैसे कठोर नहीं होते
और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उपास्थि कहलाते हैं। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों का उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो पहला उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन जिसे पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बर्फ का जमना, कपड़े का भीगना, पेंसिल से ड्राइंग बनाना, जल को गर्म करना, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे लकड़ी का जलना, दूध का पनीर बनना, आटे से रोटी बनना आदि। तो बच्चा यह था सेट 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेट 4 जल्दी ही अपलोड होगा, आपको जुड़े रहना है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।